आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। अभी तक की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर की राजौरी के हवाले से बात करें तो वहां पर लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जो है वो जारी है। बीते कुछ दिनों से मुठभेड़ जो है वो देखने को मिली, जिसके बाद की हाई अलर्ट पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। बात करें अगर राजौरी की तो अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बल द्वारा नाके बढ़ाए गए हैं, जिसको लेकर कि स्थानीय लोग भी उनके साथ साथ कोऑपरेट करते नजर आ रहे हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पूरे पीर पंजाल की बात करेंगे, वहां पर लगातार पिछले कुछ सालों से अगर बात करें, पिछले 2 सालों से 2023 की बात करें, 1 जनवरी 2023 से ये मुठभेड़ों का सिलसिला, ये आतंकी वारदातों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। उसके बाद अब 2 साल बीत जाने के बाद भी वहां पर पूरे पीर पंजाल में लगातार आतंकी वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसके बाद ये असेंबली चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। और इन सभी चीजों के मद्देनजर अब राजौरी में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। और अभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं अलर्ट मोड पर है। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, आने वाले की चेकिंग की जा रही है। खास तौर पर जो यहाँ पर रिहायशी इलाका है उनसे भी जो है वो पूछताछ की जा रही है। और वहीं पर अगर हम वहाँ की टोपोग्राफी के हवाले से बात करें तो टोपोग्राफी कुछ इस तरीके की है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जंगलों का इलाका है, तो वहाँ पर सुरक्षा बलों के सामने कुछ बड़े चैलेंजेस भी निकलकर सामने आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर से, जहाँ पर अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद की सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी कर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। शीतल, बिल्कुल, देखिए कल राजौरी के अंदर जो मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ के बाद अब वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। राजौरी के साथ साथ बाकी जो एडजॉइनिंग इलाके हैं उनमें भी वहां पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि कुपवाड़ा के अंदर भी कल 2 जगहों पर 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। माछिल सेक्टर में 2 आतंकियों को मार गिराया था और उसके अलावा एक और जगह पे एक आतंकी यानी एक घुसपैठ को वहां पर मार गिराया था। घुसपैठ भी लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन उस कोशिश को कैसे नाकाम करने में हमारी सेना लगी है, सुरक्षा बल लगी है। फिलहाल जमशेद मलिक इस वक्त राजौरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। मैं सीधे राजौरी का रुख करके जमशेद से इस वक्त की पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर वहां पर किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं और सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं जो आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी वहां पर उस इलाके में छिपे हो सकते हैं। जमशेद, अभी की ताजा जानकारी क्या सामने निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, जहां कल हमने देखा था कि लठी इलाके में 2 से 4 मिलिटेंटों का एक ग्रुप जिसके साथ कांटेक्ट हुआ था और उसके बाद वहां फायरिंग का तबादला और फायरिंग के तबादले के बाद काफी शिद्दत की बारिश और मौसम खराब होने की वजह से मिलिटेंटों उसका फायदा जरूर उठाया, क्योंकि घना जंगल था, जिसके कारण काफी देर तक ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और सर्च ऑपरेशन के बाद अभी भी इस इलाके में ये माना जा रहा है कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सर्च ऑपरेशन इस दौर में कल से लेके इस वक्त लगातार बारिश भी काफी हो रही है और धुंध भी पड़ रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि घना जंगल का इलाका, बीच में नाले गने हैं और पहाड़ी इलाका होने के कारण उसका मिलिटेंटों ने फायदा कल जरूर उठाया। मगर इस इलाके की जहाँ तक बात करें, खवास में पिछले 1 से 2 महीने की अगर हम लगातार बात करें, 2 महीने से लगातार इस तरह की वारदातों का सिलसिला देखने को मिला। जहाँ मिलिटेंटों की तरफ से इससे पहले अगर देखें तो कुछ फायरिंग की गई, एक मिलिटेंट को इससे पहले यहाँ इस इलाके में मार गिराया। उसके बाद पिछले महीने हमने देखा था कि खवास के अंदर एक बीडीसी मेंबर के घर पर मिलिटेंटों की तरफ से हमला किया गया था। उस हमले के बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार देखने को मिला। और उसके बाद जहां कल 3 से 4 मिलिटेंटों का एक ग्रुप था, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि इससे पहले ही फोर्सेज के पास इसके इनपुट थे, जिसको देखते हुए पहले ही फोर्सेज ने इस इलाके को घेरे में लिया हुआ था। मगर शिद्दत की बारिश और धुंध के कारण मिलिटेंटों ने इसका फायदा उठाया। जमशेद, विधानसभा के चुनाव भी हैं और चुनाव से ठीक पहले इस तरह की मुठभेड़ या हमले जो हैं वो फिर से एक बार सामने आ रहे हैं। इनको रोकने के लिए, इनको नियंत्रित करने के लिए अभी क्या प्लान बनाया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से सतर्क नजर आ रही हैं? शीतल, बिल्कुल, अगर विधानसभा के चुनाव की बात करें, पिछले 1 साल या 2 साल की अगर रेंज की बात करें तो खिताई पीर पंचाल के अंदर मिलिटेंसी की वारदातों में काफी इजाफा देखने को मिला। विधानसभा के चुनाव को देखते हुए पहले ही अलर्ट इन इलाकों में कर दिया गया, क्योंकि एक बड़ा एरिया जो है सीमावर्ती क्षेत्र राजौरी पुंछ को माना जाता है और घुसपैठ की कोशिशों में काफी इजाफा भी इन दिनों देखने को मिला, जिसके चलते इससे पहले ही काफी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। खास करके जिस तरह मैं बता रहा हूँ, खवास का ये इलाका
जो पिछले 6 महीने से काफी सुर्खियों में है इस इलाके में। इससे पहले 3 इनकाउंटर देखने को मिले। इनकाउंटर के बाद अगर बात करें तो मिलिटेंटों की तरफ से वीडीसी मेंबर के घर में अटैक, उसके बाद लगातार इनके लिए सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है। मगर जिस तरह की तैयारियां की जा रही है विधानसभा में किसी तरह का कोई खलल ना पड़े, इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पहले से ही चौकस हैं। जमशेद, जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार आतंकी वारदातें जो है वो जम्मू डिवीजन में देखने को मिल रही है, एक मेजर शिफ्ट टेररिज्म का कश्मीर से जम्मू की तरफ देखने को मिला है, क्या स्ट्रैटेजी इन आतंकियों की हो सकती है? और वहीं पर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो किस तरीके से अब स्ट्रैटेजी बनाएंगी कि अब जम्मू डिवीजन को जिस तरीके से एपी सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है, उनकी जो कोशिश है उसे नाकाम की जा सके? बिल्कुल, अगर देखा जाए वादी कश्मीर के बाद आज जम्मू डिवीजन के अंदर मिलिटेंसी काफी बढ़ना शुरू हो चुकी है। उसको देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से भी कई बड़े कदम जरूर उठाए गए। हालांकि इस इलाके की जहां तक बात करें पीर पंचाल रेंज की, तो पीर पंचाल रेंज के अंदर मिलिटेंसी के वारदातों में तकरीबन 15 साल के बाद एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां कई बड़े हमले देखने को मिले। उसको देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज काफी अलर्ट हैं। मगर जिस तरह की वारदातें, क्योंकि इसके चलते OGW के खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं, उनको देखते हुए सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है। और जिस तरह मिलिटेंटों की तरफ से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है उसके खिलाफ भी काम लगातार देखने को मिल रहा है। जमशेद, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए फिलहाल इस वक्त पुंछ से सनी भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। जरा वहां की इस वक्त के हालात भी जानने की कोशिश करेंगे, राजौरी पुंछ, क्योंकि एक साथ जो एडजॉइनिंग है, खासतौर पर एक साथ उनकी बॉर्डर लाइंस हैं, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह से उस हालातों के साथ निपटने के लिए हमारी सेना ने यहाँ से उनसे निपटने की एक योजना बनाई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। सनी, बताइएगा पुंछ में क्या हालात हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हालात पिछले कुछ दिनों से लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल शीतल, आपको बता दें कल राजौरी के अंदर जिस तरह से आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो हुई है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो पुंछ जिले में भी सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें जितने भी फॉरेस्ट एरिया हैं वहाँ पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि लगातार जो है इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और 2 ही दिन पहले पुंछ सेना को एक बड़ी कामयाबी जो है पुंछ के जंगलों से जो है वो मिली है, जहां से 6 ग्रेनेड और कुछ और सामान भी जो है वो हाथ लगा था। और उसी को देखते हुए पुंछ में भी चौकसी के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। सीमा के साथ लगने वाले इलाके हों या उसके अलावा पुंछ सिटी की अगर बात करें तो वहां पर भी जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वहां पर और भी ज्यादा नाकाबंदी जो है वो कर दी गई है। हर एक व्यक्ति को जो है वो खंगाला जाता है, उसके पास जितना सामान है उसको जो है वो खंगाला जाता है। अगर हम बात करें तो लगातार पुंछ SOG हो या सेना हो या उसके अलावा CRPF हो, लगातार इन दिनों में लगातार जो है वो इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है तलाशी अभियान के साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। वहीं अगर हम बात करें तो चुनाव भी जो है वो आने वाले हैं, और पड़ोसी मुल्क ये नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में पीसफुली जो है वो चुनाव जो है वो हो पाए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि राजौरी के अंदर जी बिल्कुल सनी, जिस तरीके से अगर हम वहाँ की टोपोग्राफी की बात करें, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, मौसम भी खराब है, धुंध छाई हुई है इलाकों में, किस तरीके से चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करने पड़ रहे हैं इन आतंकियों से लड़ने के लिए? जी बिल्कुल शिपन, अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो है वो बारिश हो रही है, और बारिश के साथ अगर हम बात करें तो पहाड़ों पर धुंध सी है। और सिक्योरिटी फोर्सेज की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए चैलेंज जरूर होता है। एक तो घने जंगल है, दूसरी बारिश, और तीसरा धुंध पड़ी हुई है। अगर हम देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेज जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चला रही है, वही देखा जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन को चलाना मुश्किल जरूर है, क्योंकि बारिश हो रही है और धुंध पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना और उसके बाद आतंकियों की तलाश करनी कहीं ना कहीं चैलेंज भरा जरूर रहता है। बिल्कुल सनी, देखिए 2 पहलू हैं। एक तो इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठिए को कैसे नाकाम करना है, वहां पर भी आपको निगरानी बनाई रखनी पड़ेगी। और जो आतंकी घुस गए हैं, जो लगातार पिछले कई दिनों से जम्मू संभाग में हमले कर रहे हैं, और पीर पंजाल के रेंजेस से लेकर चाहे चिनाब वैली की बात करें तो वहां तक इन्होंने अपना फैलाव जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। उन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए इस वक्त क्या खास तैयारियां हैं? क्योंकि देखिए एक तरफ से बॉर्डर पर जो घुसपैठ है उसको रोकना है, लगातार घुसपैठ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो अंदर घुस गए हैं उनके साथ भी निपटना है। जी बिल्कुल शीतल, अगर हम बात करें तो 2-4 दिन पहले ही
पुंछ सेना ने जो है पुंछ LOC के पास से एक पाकिस्तानी एजेंट को जो है वो हिरासत में दिया था। लगातार पाकिस्तान घुसपैठ करने की कोशिश में लगा है। वही अगर बात करें तो कश्मीर में मिलिटेंसी को जो है टोटली खत्म कर दिया गया था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो राजौरी पुंछ को जो है आतंकियों ने जो है वो निशाना बनाना शुरू किया था। यहाँ पर जो है वो घुसपैठ करनी शुरू की थी और देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। और जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं इनको भी लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट है और जगह जगह पर जो है नाकाबंदी कर दी गई है। सनी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम देखें तो 9 जून से ये सिलसिला शुरू हुआ था जम्मू डिवीजन में। जिस तरीके से सबसे पहले रियासी में अटैक हुआ, उसके बाद अलग अलग जगहों पर डोडा में भी देखने को मिले, कुछ और इलाकों में भी देखने को मिले। तो अगर हम बात करेंगे तो पिछले 2 से 3 महीनों से ये आतंकी जो हैं अलग अलग जगहों में छिपे हुए हैं, वेल इक्विप्ड ये आतंकी हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कुछ जो रेजिडेंट्स वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं पनाह देने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है, प्रशासन काम कर रही है कि जो पनाह इन लोगों को दे रहे हैं सबसे पहले उनको कहीं ना कहीं उन पर नकेल कसी जाए, उसके बाद इन यहाँ पर आतंकियों पर नकेल कसी जाए? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जो लोकल हैं, लोकल पर लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र है और कई OGW जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इनकी मददगार हैं, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि खरी करमाड़ा इलाके में आतंकियों के एक मददगार की जो प्रॉपर्टी है उसे सीज किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी तरफ से पूरा काम कर रही हैं। वहीं अगर बहुत बहुत शुक्रिया सनी। इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव की तैयारियों में सभी दिग्गज नेता जुटे हुए हैं क्योंकि 18 से चुनाव शुरू हो रहे हैं। पीएम मोदी समेत दिग्गज अपनी पूरी ताकत जम्मू कश्मीर के अंदर झोंकेंगे। पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है और कल दूसरे चरण की जो गैजेटेड नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अब आधिकारिक तरीके से प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं और दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी अपना अपना जो कहीं ना कहीं वर्चस्व है वो अब लोगों के बीच बनाने की यहाँ पर मुहिम में जुटे हुए हैं। इस मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता यानी 40 बड़े स्टार प्रचारक जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। 2014 में भी उन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाया था और उसमें सफलता भी मिली थी, लेकिन अब 2024 में यहां पर परिस्थितियां कुछ अलग हैं। 2019 में धारा 370 को हटाया गया था, 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हुए और अब लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। उन परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बार फिर से बीजेपी की यहां पर कमान संभालेंगे। उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे स्टार प्रचारक के तौर पर। साथ साथ राजनाथ सिंह भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लोकसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक के रूप में जम्मू में पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। विधानसभा चुनाव में भी ये बड़े नेता जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर कांग्रेस के नेता हों, जिसमें खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर आ चुके हैं। एक दौरा हो चुका है और अब जब प्रचार प्रसार यहां पर ऑफिशियली शुरू हो जाएगा क्योंकि आज नामांकन वापस करने की आखिरी तारीख है शिवपुर, तो कल से ये चुनाव प्रचार पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। जी, जिस तरीके से हमने बात की यहाँ पर लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तो हमारे साथ डोडा से इस समय विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके का माहौल डोडा में देखने को मिल रहा है? 3 विधानसभा सीटें हैं वहां पर, किस तरीके से सब कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसे ही असेंबली इलेक्शन का ऐलान हुआ था उसके बाद जो है तमाम लोग जो है इसकी तैयारी और एक खुशी की लहर जो है उनके अंदर भी आई थी। ऐसे में जो 3 कांचुनचा है डोडा की, इसमें जो है लगभग 41 कैंडिडेट ने जो है नॉमिनेशन फॉर्म भरा हुआ है और आज जो है ये नॉमिनेशन वापस लेने की आज 30 तारीख जो है रखी गई है, जिसमें भद्रवाह से 16 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा हुआ है और डोडा से 16, डोडा ईस्ट से और डोडा वेस्ट से जो है 9 लोगों ने। तो इसके चलते ये सामने आता है कि किस तरह से लोग भी जागरूक हो गए हैं और किस तरह से कई लोग जो है अपनी पार्टी से भी नाराज हैं जो BDC या DDC का इलेक्शन लड़ने के बाद दोबारा चुनाव में MLA सीट के लिए उतर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि हम भी इस इलेक्शन का हिस्सा बने और लोगों की आवाज को बुलंद करें और एक तरफ से बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर उसको जो है खत्म किया जाए। बिल्कुल विकास, डोडा की बात करें तो डोडा बिल्कुल बीच में आता है, वहां पर JMC भी बनाया गया है
अगर मैं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, खासतौर पर रामबन या फिर किश्तवाड़ से भी लोग वहां पर पहुंचते हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी रेफरल इस हॉस्पिटल को नाम दिया गया है कि वहां से रेफर किया जा रहा है जम्मू की तरफ। ये कितना बड़ा मुद्दा है? उसके अलावा डोडा के अंदर और क्या खास मुद्दे हो सकते हैं युवाओं के जो इस वक्त चर्चाओं के बाजार में है? और दूसरा सवाल रहेगा बीजेपी के संदर्भ में, दो कैंडिडेट जो पुराने हैं, 2014 में भी उन्हें चुनाव लड़ा है, खासतौर पर शक्तिराज परिहार की बात करें या फिर दिलीप सिंह की बात करें जिन्होंने भद्रवाह से चुनाव लड़ा है, लेकिन डोडा वेस्ट इस वक्त नई वहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है जिसमें एक नए चेहरे को उतारा गया है। तो क्या 2014 का फॉर्मूला काम कर पाएगा या यहां पर एक नई रणनीति है? देखिए 2014 में जो इलेक्शन हुआ था कहीं ना कहीं एक मोदी की लहर थी, लेकिन अब जो है इन लोगों को दोबारा से उतरना पड़ेगा क्योंकि डीडीसी का इलेक्शन शक्तिराज परिहार जो है पिछला लड़ चुके हैं और वो जो है दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों से हार भी चुके हैं। तो ऐसे में उनको ग्राउंड पे सही तरीके से उतरना पड़ेगा। डोडा ईस्ट वेस्ट से वो खड़े हुए हैं या फिर भद्रवाह से दिलीप परिहार। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है इन तमाम लोगों को। एक तरफ से कांग्रेस के नेताओं को संभालना है, दूसरी तरफ एनसी और तीसरी तरफ जो है डीपीएपी के, यानी जो डोडा ईस्ट से है जो पुराने मिनिस्टर रह चुके हैं वो भी जो है चुनाव में उतरे हैं। तो ऐसे में कई लोग इनके ऊपर इस तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों से ये लोग जो है खामोश अपने दफ्तरों या अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। अब जैसे चुनाव आया तो उसके बाद अपने पैसे या इस बलबूते पर ये दोबारा से पार्टियों से यानी टिकट लेकर दोबारा चुनाव में उतरे। बिल्कुल विकास, दो मुख्य पार्टियों के बीच मुकाबला तो होना ही है, चाहे वो बीजेपी हो या उनके सामने गठबंधन हो, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है। लेकिन बाकी अन्य पार्टियों के, आम आदमी पार्टी से भी वहां पर कैंडिडेट है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी बहुत सारे वहां पर है। तो क्या वोट शेयर में वो काफी अहम रोल अदा कर सकते हैं? और अगर करेंगे तो किसके वोट बैंक पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है? देखिए अगर यहाँ से वोट जो है डिवाइड होता है या शेयर होता है इस तरह से बाकी सारी पार्टियों में, कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा क्योंकि बीजेपी एक साइड से जो उनका अपना वोट है वो कहीं जाएगा नहीं। ऐसे में डोडा वेस्ट से जो है इस तरह से डर का माहौल पार्टी के अंदर भी है क्योंकि नए चेहरे को लाया गया है तो ग्राउंड पर पहुंचना है, लोगों तक पहुंचना है, तो समय भी कम है, 10 से 15 दिन बचे हैं। तो इस ऐसी जैसी जगहों पर लोगों तक पहुंचना है और अपनी बात को भी रखना है। तो ऐसे में कई जगहें ऐसी भी है जहां पर लोगों को सड़कें नहीं पहुंची है, कई लोगों को नाराजगी है। जिस तरह से आपने हॉस्पिटल की बात की, जीएमसी डोडा सिर्फ नाम का ही है, यहाँ पर लोगों को सिर्फ एक अपना रेफर टिकट कटवाने के लिए यहाँ पर पहुंचना पड़ता है, फिर टाइमली एम्बुलेंस नहीं मिलती, कई लोग जो है पालकी का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में चिंता का विषय तमाम लोगों के लिए। विकास, ये एक चीज काफी अहम यहाँ पर है, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत 5 सीटें छोड़ी गई हैं और इन 5 सीटों में से 3 सीटें जो है वो चिनाब वैली में देखने को मिल रही हैं और इनमें से 2 सीटें जो है वो जिला डोडा की हैं, भद्रवाह और डोडा। कितना दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है, खास तौर पर इन सीटों को जो छोड़ा गया है? देखिए अब आने वाला समय ये बताएगा क्योंकि लोग जो है किस तरफ जाते हैं। एक तरफ 370 वापस लाने की बात की जा रही है या स्टेटहुड वापस लाने की बात की जा रही है। लोग किस ओर जाते हैं? क्या लोग जो है भाजपा का साथ देते हैं या फिर दूसरी किसी अन्य पार्टी का? क्योंकि ऐसे में लोग भी चाहते हैं कि कम से कम हमारी कोई बात रखी जाए, हमारे एरिया में जो है रोड पहुंच जाए, ताकि हमें जो है जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 90% से ज्यादा आबादी पहाड़ी एरिया में रहती है तो 10% सिर्फ शहर वाले एरिया में रहती है। तो ऐसे में कई लोगों के आज तक सड़कें नहीं पहुंची है, हॉस्पिटल के लिए लोगों को दर बदर होना पड़ता है। डोडा के कई जगहें ऐसी है जहां पर लाइट तक नहीं पहुंची, कुछ लोग जो है सोलर की लाइट आज भी जलाते हैं। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि कम से कम ये बदलाव हो और डिजिटल भारत का जो एक नारा दिया गया है वो विकास, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा। भद्रवाह एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसे अलग जिले की मांग है, काफी वर्षों से ये मांग उठती जा रही है, यहाँ पर कितना बड़ा मुद्दा है?
देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और यहाँ के लोग जो है सोशल मीडिया हो या फिर उनने दिमाग में ठान लिए कि कम से कम हम अपने नेता को चुने, उसको जो हमारे भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट दे। हाल ही में देखा अपने लेह लद्दाख के लिए 5 डिस्ट्रिक्ट घोषित किए गए हैं, तो भद्रवा के कई लोगों ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। जो वहां से लोगों को, जिन नेताओं को चुना, उन्होंने कभी भद्रवा की बात नहीं की और पिछले लंबे समय से, क्योंकि उनका मानना है कि जब गुलाम नबी आजाद हुआ करते थे तो उस टाइम पर हमें यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या बहुत सारी चीजों की देन मिली थी। उसके बाद जैसे हमें छोड़ दिया गया है और कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार जो है हमारे साथ किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डोडा से हमारे सहयोगी विकास मनहास जानकारी दे रहे थे। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में डोडा किश्तवाड़ में चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। ऐसे में वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर है वो जानना भी बेहद ज़्यादा अहम है। फिदा हुसैन इस वक्त हमारे साथ अनंतनाग से संवाददाता जुड़ चुके हैं। फिदा के पास भी जाकर अनंतनाग यानी कश्मीर डिवीजन में क्या माहौल है, वहां पर किस तरह से पार्टियां मैदान में उतर रही हैं। फिदा, अनंतनाग के बारे में जरा जानकारी बताइएगा, वहां पर किस तरह का माहौल है और कौन कौन सी पार्टियां जो हैं वो अपना दबदबा बनाने में कामयाब रह रही हैं अभी तक। देखिए शीतल, दबदबा किसका है और जो जब मतदान होगा और मतदान केंद्र में हम इस बार जैसे हमने लोकसभा चुनाव में देखा है कि लंबी लंबी कतारें जो है लोग बाहर आकर उन्होंने मतदान किया था अपने अपने प्रत्याशी के लिए। तो उससे मैं बता दूं, इस वक्त अगर आपको मैं मौसम के हवाले से बता दूं, पहले मौसम इस वक्त काफी ज्यादा खराब है, लेकिन इस मौसम के चलते भी जो यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं, जो जितने प्रत्याशी है वो लोगों के पास जा रहे हैं, अपने अपने चुनावी निशान के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। वो इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पे जितनी पुरानी पार्टियां हैं उसमें बीजेपी भी आ गई अब यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी तो थी लेकिन बीजेपी इस बार जीत का दावा कर रही है कि कमल जो है वो यहाँ से जरूर खिलेगा जनूबी कश्मीर से या कश्मीर घाटी से। तो इस बार काफी ज्यादा उम्मीदें भाजपा को भी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जहाँ दो तरफा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। कई कई जगहों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का मुकाबला यहाँ पे सख्त होगा और उसमें डीपीएपी भी जो है वो मैदान में है और काफी ज्यादा जो निर्दलीय उम्मीदवार है, जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी मैदान में है। तो आए रोज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है वो होती जा रही है, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि वक्त कम है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया आपको कि जब गठबंधन की बातें चल रही थी तो गठबंधन को लेकर जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि एक को टिकट मिलेगी, दूसरे को टिकट मिलेगी, बाद में मैं जानना चाहूंगी फिदा, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, वो काफी चर्चाओं का विषय बन चुका है। वही कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने के बाद क्या कुछ लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है कश्मीर डिवीजन में? देखिए मुफ्त की रेवड़ी, जैसे हम बार बार कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर भी अब ये नारा चला है कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, हम आपको वो चीजें देंगे, ये चीजें देंगे, क्या उन चीजों को लेकर यहाँ पे जो लोग हैं वो वोट देंगे उन पार्टियों को जिस तरह से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है? अब ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी। देखिए अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करेंगे, दक्षिण कश्मीर जहाँ पे सब पार्टियों की नजरें हैं, क्योंकि अगर यहाँ से एक पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती है तो शायद उनको असेंबली जाने में कोई मुश्किलात पेश नहीं आएगी, सरकार बनाने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इस लिहाज से दक्षिण कश्मीर पर सबकी नजरें जो है वो जमी हुई है और सब ठीक है फिदा, ज्यादा से ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे दर्शकों तक। फिलहाल अजय शान किश्तवाड़ से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि पहले चरण में ही चिनाब वैली के इन इलाकों में चुनाव होने हैं और चिनाब वैली के इन इलाकों में लगभग 6 से 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। किश्तवाड़ की 3, डोडा की 3, रामबन की भी हैं और इन तमाम जो ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पर पहले ही चरण में इलेक्शन होने हैं, मतदान होने हैं। उसको लेकर वहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ पार्टियों की तरफ से हो रही हैं या फिर बाकी जो ऑफिशियल तैयारियाँ होती हैं वो कहाँ पर पहुँची हुई हैं। अजय जी, किश्तवाड़ में क्या माहौल है और पार्टियाँ किस तरह से तैयारियों में लगी हुई हैं और ख़ास तौर पर जो आधिकारिक रूप से वहाँ पर तैयारियाँ होती हैं वो किस स्तर पर चल रही हैं? जी शीतल, देखिए किश्तवाड़ में पहले चरण में ही मतदान होना है। पहली बार डिलिमिटेशन के बाद 3 सीटों पर यह मतदान होगा, क्योंकि पहले 2 विधानसभा क्षेत्र थे, अभी 3 हो गए हैं। लेकिन सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं पहाड़ी हैं, इसमें चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रत्याशी हो या प्रशासन हो, सभी को दिखते आते हैं, क्योंकि कई जगह पर सड़क नहीं है तो कहीं ना कहीं दिखते जरूर है, लेकिन जोश कम नहीं है। जहां राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार शुरू कर दिया है,
रैलियों का काम जो माहौल है वो शुरू हो गया है, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, लेकिन जो प्रशासन की तरफ जो काम होना है वो भी तेजी पकड़ चुका है। आज जबकि यहाँ पर फार्म जो प्रत्याशियों ने भरे थे, नामांकन पत्र, वो वापस लेने की अंतिम तारीख है, तो उसके बाद कुछ तस्वीर और साफ हो सकती है, क्योंकि 31 ही अब लोग मैदान में हैं तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हुई थी उसमें एक उम्मीदवार का जो पर्चा था वो रद्द हो गया था, और ये चर्चाएं हैं कि कुछ उम्मीदवार जो है जो निर्दलीय उठे थे वो भाजपा या दूसरे दलों के फेवर में अपना जो फार्म है वो विड्रॉ कर सकते हैं। अजय तो जी, कहीं ना 3 कहीं कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज वहां की हॉट मानी जा रही हैं, हॉट सीट्स हैं, क्योंकि उस दोनों पे 2 जो पूर्व मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ पाडर नागसेनी से सुनील शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी और पीडीपी में जब सरकार बनी थी उस समय मंत्री रह चुके हैं, और दूसरी तरफ सजाद किचलू नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं किश्तवाड़ के अंदर, और वो भी मंत्री रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार में। तो दोनों सीटों पर इस वक्त क्या किस तरह की टक्कर देखने को मिल रही है? उनके सामने भी जो प्रतिद्वंदी है वो भी काफी मजबूत माने जा रहे हैं। बिल्कुल शीतल, दोनों पूर्व मंत्रियों को इस बार महिलाएं टक्कर दे रही हैं। जहां किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में सजाद किचलू को शगुन परिहार जो है भाजपा की प्रत्याशी टक्कर दे रही है, वहीं सुनील शर्मा पूर्व मंत्री को पूजा ठाकुर जो कि डीडीसी चेयरपर्सन है वो टक्कर दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा मुकाबला हमें लग रहा है किश्तवाड़ और पाडर में भाजपा और नेका के बीच है, और दोनों पार्टियों ने अपना जोर लगा दिया है। हालांकि सुनील शर्मा की अपनी रैलीज अभी शुरू नहीं हुई है, वो संगठनात्मक कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है निचले स्तर पर सक्रिय हो गए हैं, बैठकों का दौर वहां पर शुरू हो गया है। शगुन जो कि एक छोटी उम्मीदवार है, कम उम्र की उम्मीदवार है, लेकिन उसके सबको दिखा दिया है कि मैं एक बड़ी चुनौती लेके सामने आई हूँ, तो उसने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया और पहाड़ी क्षेत्रों में उसने दौरा शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर कंटेस्ट होने वाला है एनसी और बीजेपी के बीच, चाहे किश्तवाड़ की राजेश जी, टिकट बंटवारे को लेकर जरूर बीजेपी के खेमे में हलचल देखी गई थी, और कई सारे लोगों ने इस्तीफा भी दिया था, जिसमें मंडल प्रधान हैं किश्तवाड़ से, और उसके अलावा बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट उन्होंने इस्तीफा दिया था, और बीडीसी चेयरमैन उन्होंने इस्तीफा दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। और भी कई सारे बीजेपी के सरपंच थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, लेकिन अब वापस वो अपनी पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती है किश्तवाड़ में उनके लिए, और इस चुनौती से, इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर नाराजगी जरूर है, जिस वजह से कई लोगों ने रिजाइन भी किया, जैसे आपने बीजेवाईएम के बात की, अध्यक्ष की बात की, या कुछ दूसरों की। तो कहीं ना कहीं देर रात कुछ लोग फिर वापस पार्टी में आए हैं। जैसे आपने कल देखा कि बीडीसी चेयरमैन, माफ कीजिए, बीडीसी चेयरमैन जो सुरेश शर्मा थे, उन्होंने फिर भाजपा का जो पटका पहना, कल भाजपा के पार्टी में उन्होंने दाखिल किया, दोबारा अपना वापसी की है। तो कहीं ना कहीं जो सरपंच वगैरह जिनकी बात सामने आ रही थी वो भी पार्टी में वापस आ चुके हैं। चुनौती तो बिल्कुल है सामने भाजपा के, लेकिन क्योंकि नया प्रत्याशी है, नया चेहरा है, उसके चलते वोटरों का अट्रैक्शन जो है शगुन की तरफ ज्यादा देखने को हमें मिल रहा है। जी शीतल। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में कितना बड़ा मुद्दा देखने को मिल सकता है? जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री कोई नहीं है, रोजगार का सारा जो दारोमदार है इस पर है। हजारों की संख्या में यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार जरूर मिला है, लेकिन जिसको नहीं मिला है उसकी नाराजगी भाजपा को भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार। चलो फिलहाल रोकेंगे आपको। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बीजेपी एक्शन में नजर आ रही है। आज किसी भी समय बीजेपी की लिस्ट आ सकती है। हरियाणा में प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी के 55 उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। दिल्ली में देर रात तक सीसी की मीटिंग में इन नामों पर चर्चा हुई है, और आज फाइनली बीजेपी अपनी पहली लिस्ट हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जारी कर सकती है, और इसमें 55 नाम जो है वो तय किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्ज पर हरियाणा के अंदर इन विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी? क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर निकल कर आ रही है कि कुछ मंत्रियों के इसमें नाम कट सकते हैं, कुछ पूर्व विधायकों के इसमें नाम कट सकते हैं, कुछ इस वक्त वर्तमान विधायक जो हैं उनके नाम भी इसमें से कट सकते हैं। यानी कुल मिलाकर नए चेहरों पर यहां पर शिपवन बीजेपी दाव खेलने जा रही है, और युवाओं को मौका देने की यहां पर कोशिश भरपूर हो रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, बिल्कुल बहुत
जोरों शोरों से बचता नजर आ रहा है। और इसी बीच में अगर बात करेंगे तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी खास तौर पर एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर नायब सिंह सैनी की सरकार है, बीजेपी जो है वहां पर हुकूमत नजर आ रही है। और इसी बीच में 55 उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और बीजेपी में टिकट बंटवारे पर मंथन लगातार जारी है। बैठक जिस तरीके से खत्म हो चुकी है और इस बैठक के बाद उम्मीदवारों की धड़कनें तेज होती नजर आ रही हैं और बहुत जल्द सूची जो है वो निकलकर सामने आ सकती है। अभी तक की अगर बात करेंगे तो 55 उम्मीदवारों के नाम फाइनल बताए जा रहे हैं। अब कौन जो है इसमें फाइनल होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी टिकट की घोषणा नहीं की गई है। बहुत जल्द इन तमाम उम्मीदवारों के नाम हमारे सामने होंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कार्य समिति की बैठक जो है वो हुई है, इसके बाद तमाम चीज़ों पर मंथन किया गया। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जब लिस्ट जारी की गई थी तो तमाम कई जो अंतर कला है वो निकलकर सामने आई। अब हरियाणा में किस तरीके से समीकरण बनेंगे ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, मैं एक जरूरी जानकारी भी अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। जो हरियाणा का समीकरण है जिसमें बीजेपी तो है ही है, लेकिन कांग्रेस पिछले 10 सालों से जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। लेकिन तीसरी बार यहाँ पर क्या बीजेपी वापस सत्ता में लौटेगी, या कांग्रेस जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर बराबरी की टक्कर बीजेपी के सामने रखी थी और 10 में से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, जहां 10 की 10 सीटें बीजेपी 2019 में जीती हुई थी। लेकिन 2024 में बड़ा फेरबदल होते हुए कांग्रेस ने यहां पर कमबैक किया और 5 सीटों पर कब्जा किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जीतोड़ मेहनत कर रही है। इस बीच इंडियन नेशनल लोकदल, जिसमें INLD है, और जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने भी इस बार जोर लगाया है और जो जीत का सियासी गणित है वो सामने रखने की कोशिश की है। इनेलो ने बहुजन समाज पार्टी और जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया है, यानी ये यूपी की पार्टियां इनमें शामिल हुई हैं। अब देखना होगा कि ये इस गणित को बिगाड़ने का काम करेंगी या नहीं। एक तरफ इनेलो, जहां पर बहुजन समाज पार्टी से इनका समर्थन है, और जेजेपी, जिन्हें आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया है। और इस बार के हरियाणा के चुनाव में एक बड़ा खेला होने की संभावनाएं हैं। बीजेपी जहां पर जोर लगा रही है, पहले वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, जिन्होंने पिछले 10 साल से लगभग कमान संभाली, लेकिन उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और केंद्र में मंत्री बनाया गया। उन्होंने संसदीय चुनाव जीते, उसके बाद केंद्र में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई और ऊर्जा मंत्री बनाए गए। लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी बीजेपी ने नायब सिंह सैनी के कंधों पर डाल दी। नायब सिंह सैनी बीजेपी का चेहरा रहेंगे और वो भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब बीजेपी की लिस्ट सामने निकल कर आएगी, उसमें किस किस का नाम कटेगा और किसको इस लिस्ट में जगह दी जाएगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो फिलहाल संदीप गोयल हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, हरियाणा का जो सियासी गणित है वो काफी ज्यादा एक खिचड़ी पका रहा है। एक तरफ बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है या फिर जेजेपी है, ये तमाम पार्टियां इस वक्त अपना अपना गणित जो है वो साझा कर रही हैं, गठबंधन हो रहा है। ये क्या जो गणित लेकर आएगा जब चुनाव होंगे और उसके बाद 4 अक्टूबर को परिणाम निकलकर सामने आएंगे? शीतल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण जो है कल की बैठक रही। कल रात 11 बजे तक जो है बीजेपी की ओर से जो है 50 जो नाम है वो लगभग फाइनल कर दिए गए हैं। हालांकि 90 नामों पर चर्चा हुई, लेकिन लिस्ट कब आएगी ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि आज रात तक लिस्ट आ सकती है या फिर जो आज एक बार फिर से बैठक जो होनी है और उसमें जो और अन्य जो सीटें हैं उन पर चर्चा होगी, तभी जो है एक साथ जो है फाइनल होगी। उसमें एक लिस्ट जो है पहले जारी की गई जाएगी जिसमें 40 से 50 नाम शामिल होंगे। तो वहीं ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा बीजेपी के जो विधायक और मंत्री हैं उनकी टिकट कट सकती है और ऐसे में जिनकी विधानसभा क्षेत्र में जिनकी कंप्लेंट ज़्यादा है या शिकायतें ज़्यादा लोग कर रहे हैं या फिर एंटी कैंपेंसी है, नाराजगी है, उन सीटों पर मंत्री और विधायकों की टिकट कटना जो है लगभग तय माना जा रहा है। और ऐसे में युवाओं को नया मौका देने का काम इस बार बीजेपी हरियाणा में करने जा रही है। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं बन रही है। तो वहीं ऐसे भी बहुत सारे विधायक और बीजेपी के मंत्री हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, लोग जो है उनको चले संदीप, फिलहाल रोकना चाहूंगा इस वक्त जम्मू से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहले अपने दर्शकों को सीधे वहां लिए चलते हैं जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कमिटमेंट के साथ लगाते थे, वही था हम सत्ता में है तो आर्टिकल 370 हटाएंगे, कुछ भी नहीं। कमिटमेंट है ये। ऐसी है राजनीतिक दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी आने के बाद हम लगाए, ऐसा नहीं है। जब से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समय से लेकर
आज जगत प्रकाश नड्डा जी अध्यक्ष है, आज तक हर विषय पर हम जम्मू कश्मीर को प्रमुख रूप से पहला मुद्दा रखते थे। हमारा मैनिफेस्टो में जो भी इलेक्शन हुआ, वो पार्लियामेंट चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, हर चुनाव में हमारा यही डिमांड होता था, यही मुद्दा जनता के सामने रखते थे। हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे, जम्मू कश्मीर जनता को पूरा अधिकार देंगे, जम्मू कश्मीर जनता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे, हमारा यही डिमांड होता था। आज हमारे लिए और जम्मू कश्मीर जनता के लिए और देश के जनता के लिए बहुत खुशी का विषय है। 2019 अगस्त 5 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस आर्टिकल 370 को हटाने का काम हम देश के लोगों का आशीर्वाद से हम सफल हुआ है। वो जो निर्णय था, जो हमारे डिमांड था, जो हमारा आंदोलन था, वो सही था। आज 5 साल में आपको साबित हुआ है, आपको दिखता है। हाँ, आर्टिकल 370 हटाने के पहले क्या स्थिति था जम्मू कश्मीर में, आर्टिकल 370 हटाने से पहले देश में क्या स्थिति था। मैं हैदराबाद से आता हूं, आप बेंगलुरु जाइए, आप बंबई जाइए, अहमदाबाद जाइए, किधर भी जाइए, देश में पाकिस्तान का ISI का गतिविधि होता था, आतंकवाद का गतिविधि होता था। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है मैं आगे बोलने वाला हूं। आज देश में पाकिस्तान का ISI का गतिविधि पूरा समाप्त हो गया, ऑलमोस्ट 98% समाप्त हो गए। कोई बम ब्लास्टिंग्स नहीं है, कोई पाकिस्तान का एजेंट्स का एक्टिविटी नहीं है। इतने साल के बाद आज जो रिजल्ट देश के सामने दिख रहे हैं, जो हमारी डिमांड है वो सही ही है। आज SC का अधिकार नहीं था, ST का अधिकार नहीं था, महिलाओं का अधिकार नहीं था जम्मू कश्मीर में। आज आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो वंचित, जो पीड़ित, जो सामाजिक वर्ग थे, उनको पूरा अधिकार आज मिला है। देश के जनता हैदराबाद में जो अधिकार है मेरे को, जम्मू कश्मीर रहने वाला व्यक्ति को अधिकार है। जो कन्याकुमारी में जो SC ST को जो अधिकार है, आज जम्मू कश्मीर जनता को अधिकार मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन का हर पहल का अधिकार आज जम्मू कश्मीर को मिल रही है, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार आना भी चाहिए, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। जो आज जो चुनाव का घोषणा हुआ है, ये पहला चुनाव है आर्टिकल 370 हटाने के बाद, इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव होता है। जम्मू कश्मीर जनता के सामने बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। मेरा पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर जनता भी, कोई भी व्यक्ति सही रूप से उनका अच्छा भविष्य चाहते हैं, कोई भी आर्टिकल 370 नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर जनता इस आने वाले चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा रूप से हर तरह आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त कराने के लिए पूरा योगदान देंगे। ये आंदोलन है अभी भी हमारा, ये चुनाव नहीं है, हमारे लिए आंदोलन है। जम्मू कश्मीर जनता अधिकार दिलाने का आंदोलन है। जम्मू कश्मीर जनता भारत के संविधान को पूरा अधिकार मिलने का आंदोलन है और अधिकार लेने का भी आंदोलन है।
देश के जनता के साथ बराबर अधिकार लेने का अधिकार है, आंदोलन भी है। ये सिर्फ मैं अभी बोला हूं, जो ये चुनाव हमारे लिए चुनाव नहीं है, हमारे लिए आंदोलन है। सारी देश का जनता के साथ साथ जो अधिकार है देश में, उस अधिकार जनता, जम्मू कश्मीर जनता को दिलाने का आंदोलन है हमारा। जम्मू कश्मीर में आने वाले पीढ़ी स्वातंत्र से जीने का आंदोलन है हमारा, और जम्मू कश्मीर में फिर आतंकवाद नहीं आए, इस अधिकार देने का भी आंदोलन है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, उनको वोटिंग राइट्स कंटिन्यू करने का अधिकार है। जो हमारा 19 में अधिकार दिया है, फिर वो अधिकार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जेके जैसे वो वापस लेना चाहते हैं। इसलिए आंदोलन मानते हैं हम, जो आजाद से लेकर जो आंदोलन किया है, फिर जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी का दोस्ती का गठबंधन के कारण फिर आंदोलन का शब्द यूज करना पड़ा हमारा। दो उनका दोस्ती के कारण, उनके गठबंधन के कारण जो आर्टिकल 370 हटाकर शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, महिलाओं का जो अधिकार वापस लेना चाहते हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ये हमारा सिर्फ इलेक्शन नहीं है, हमारा आंदोलन कंटिन्यू फिर हम कर रहे देश के हित के लिए, जम्मू कश्मीर जनता के अधिकार के लिए। गुज्जर बकरवाल समाज, SC ST समाज, महिलाओं का सभी अधिकार संविधान के द्वारा बराबर दिलाने का आंदोलन है ये चुनाव हमारे लिए। मित्रों, गांव में जो बॉर्डर एरिया में रहने वाले जो पहाड़ी एरिया में रहने वाले सभी लोगों का विकास को लेकर आज जम्मू तक हर तरह विकास पाने का आंदोलन है। क्योंकि तो जिस तरीके से आपने सुना कि जम्मू के बीजेपी कार्यालय में जी किशन रेड्डी, जो कि चुनाव प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और साफ तौर से चुनाव को आंदोलन का नाम दिया गया। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो आंदोलन का रूप ले सकते हैं। और वहीं पर उन्होंने तमाम चीज़ों पर बात की। उन्होंने पत्थरबाजी पर बात की, आतंकवाद पर बात की, आर्टिकल 370, 35A, तमाम इन बड़े मुद्दों पर बातचीत की गई। वहीं पर झारखंड की बात करेंगे, जहां पर चंपई सोरेन बीजेपी का दामन आज थामेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि रांची में बीजेपी की सदस्यता यहां पर चंपई सोरेन ग्रहण कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इन्हें यहां पर एक बार फिर से बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करवाएंगे और बीजेपी में चंपई सोरेन जो है वो दामन थामेंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, जिसके बाद की रांची में बीजेपी की सदस्यता चंपई सोरेन लेंगे। बिल्कुल, देखिए झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में आज शामिल होने जा रहे हैं आधिकारिक तौर से। जब शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ हेमंता बिस्वा शर्मा, जो दोनों प्रभारी झारखंड में चुनाव के लिए बनाए गए हैं, वो उन दोनों की मौजूदगी में चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और ये आज के दिन होगा, क्योंकि 28 को उन्होंने जुलाई को उन्होंने जो है वो छोड़ा था, जेएमएम को छोड़ा था, जेएमएम से अलग हो गए थे अपनी नाराजगियों के चलते। उनका कहना था कि सीएम के होते हुए भी उनको जो है वो कुछ कामों के लिए इजाजत नहीं मिली थी, यानी एक डमी चेहरे के रूप में उन्हें सीएम की कुर्सी पे बिठाया गया था, ये उनका मानना है। लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, उस दिन के बाद चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, सीएम के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद अब पार्टी से भी वो बाहर हो चुके हैं, पार्टी के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद केंद्र ने उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करवाई है, Z+ सुरक्षा उनके साथ इस वक्त है, और अब जाकर वो आज फाइनली बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं।
हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार हम इस मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आज ये प्रक्रिया होगी, वो बीजेपी में शामिल होंगी। शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा इसमें मौजूद रहेंगे। लगातार जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उन्होंने उनके समर्थन में बात की है, एक्स पोस्ट के जरिए अपना पोस्ट जो है वो किया है। साथ ही साथ बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री मांझी हैं वो भी लगातार उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। बिल्कुल शीतल, लगातार जीतन राम मांझी जिस समय ये कयास लगाया जा रहा था कि ये बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले उन्होंने ही इनका स्वागत किया था। उन्होंने लिखा था कि आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। तो इनके सपोर्ट में प्रधानमंत्री से लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी या जितने यहाँ के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अमर बाउरी हैं, ये सभी मौजूद रहेंगे। अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी इस समारोह में शामिल होंगे। 1 बजे से ये जो समारोह है ये प्रारंभ होगी। 1 बजे के बाद औपचारिक रूप से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन और उनके बेटे हैं, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो जो पद चंपई सोरेन के जाने से खाली हुआ था, उसके लिए एक रामदास सोरेन को पद दिलाई गई। आज उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई गई राजभवन में। तो दोनों ओर से मनोवैज्ञानिक बढ़त का प्रयास किया जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी कोल्हान में चाहती है कि दबदबा बने, क्योंकि अभी तक वहां इनका दबदबा है नहीं, तो चंपई सोरेन के साथ आने से मजबूत होंगे और वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। वहीं दूसरी ओर कोल्हान इलाके का टाइगर उन्हें कहा जाता है, यानी कोल्हान टाइगर के नाम से उन्हें जाना जाता है। और इसमें अगर वो उस इलाके में अपनी जो सक्रियता है वो उन्होंने बढ़ाई है पिछले कई दिनों से, और उनके टाइगर के नाम से भी वहाँ से जाना जाता है, तो ये जो बड़ा शिकार उन्होंने अभी किया है, इसका कितना नुकसान जेएमएम को होने वाला है, कितना यहाँ पर जेएमएम को ये कुरे देंगे, वोट बैंक को कुरे देंगे। और इसके उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी जो है वो रास्ते से भटक चुकी है, जेएमएम खासतौर पर। बिल्कुल, चंपई सोरेन जिस समय मुख्यमंत्री थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे। बड़का झूठा पार्टी के नाम से संबोधित कर रहे थे, मंच से संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने यह भी उस समय कहा था कि मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूं, मुझे इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु अब जब वो मनीष का इस वक्त संपर्क टूट चुका है, तकनीकी रूप से उनका संपर्क हमारे साथ नहीं हो रहा है। दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, महाराष्ट्र के दौरे पर आज पीएम मोदी पहुंचेंगे और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक टेस्ट में शामिल होने वाले हैं, यानी जीएफएफ में आज शामिल होंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक टेस्ट में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। पालघर में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा होगा, और ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है महाराष्ट्र में, जहां पर फिनटेक टेस्ट, जो ग्लोबल फिनटेक टेस्ट होता है, उसमें भी शामिल होते हैं बड़े बड़े बैंकर्स, उद्योगपति इसमें शामिल होंगे और वहां पर भी अपना संबोधन देंगे प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ कई सारी जो परियोजनाएं हैं शिवन, उनका भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरें आपके सामने हैं, मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है, और सीधी तस्वीरें आप तक साझा करें जहां पर अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस फेस्ट में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप भी देखिए। इम्पोर्टेंट रहा, आपको पता है ये जो वर्चुअल रियलिटी का आनंद ले रहे हैं, आपको बताऊं कि ये वो तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे आपको, कैसे किसानों को, कैसे जो छोटे उद्यमी हैं उनको 15 से 20 मिनट के अंदर उनके सारे के जो डेटा है। तो देखिए, महाराष्ट्र से इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर फिनटेक, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं, और तमाम जो उनके अधिकारी हैं वो भी उनको वहां पर इस वक्त समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो कार्य होते हैं, और पूरी तरीके से तकनीकी लैस ये प्रोग्राम है, और सभी जो अधिकारी हैं वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैप के जरिए भी वो इस पूरे मामले को लेकर जो है वो प्रधानमंत्री को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये फिनटेक टेस्ट आज महाराष्ट्र में, जहां पर खुद पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और लाइव तस्वीरें ये आपको बता रहे हैं, इसमें जो मुंबई में ग्लोबल फिनटेक टेस्ट है
और इसमें संबोधन भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। इंतजार रहेगा कि जब पीएम मोदी इस कार्यक्रम को लेकर संबोधित करेंगे तो क्या क्या चीज़ें निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि तकनीकी रूप से पीएम मोदी ने हमेशा से ही भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या बाकी अन्य टेक्निकली जो भी काम हो उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और उसी संदर्भ में पीएम मोदी जब संबोधन करेंगे तो क्या कुछ चीज़ें अहम निकल कर आएंगी वो देखना होगा। लेकिन उससे पहले ये लाइव तस्वीरें महाराष्ट्र से इस वक्त आपके सामने हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को महाराष्ट्र के पालघर भी जाना है और मुंबई भी जाना है। महाराष्ट्र में इस वक्त मौजूद हैं मुंबई में, और साथ ही साथ कई परियोजनाओं का आज उद्घाटन भी होना है। महाराष्ट्र वासियों को बड़ी सारी सौगातें भी मिल रही हैं। तो दूसरी तरफ यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। यूपी में कड़ी सुरक्षा में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है और 5 दिनों में 10 शिफ्ट में परीक्षाएं जो हैं वो कराई जाएंगी। अब तक 29 एफआईआर इसमें दर्ज की गई हैं और 3000 से ज्यादा लोग इस शक के घेरे में हैं और उन पे भी कार्रवाई की जा सकती है। तो कड़ी सुरक्षा वहां पर रखी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो, कोई भी घटना ना हो। यहाँ पर जो पारदर्शिता सरकार की एक कहीं ना कहीं लक्ष्य है, उस लक्ष्य को कैसे पार किया जाए, एक बहुत बड़ी चुनौती है। 60,000 से ज़्यादा यहाँ पर भर्ती पद हैं और लगभग 40 लाख से ज़्यादा युवा इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इन परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं। पहला एक चरण खत्म हो चुका है और एक चरण में लगभग 2-2 पालियों में 3 दिन ये परीक्षाएं हुई। अब दूसरा चरण शुरू हुआ है, 2 दिन का ये चरण होगा और 2 दिन में 2-2 पालियां, यानी सुबह एक पाली अभी जो शुरू हो गई है, शाम के समय एक पाली में एग्जाम लिया जाएगा। कल फिर से सुबह एक पाली में जो है ये परीक्षाएं होंगी और कल शाम को दूसरी पाली की परीक्षाएं ली जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब परीक्षाओं के लिए ये अभ्यर्थी वहां पर पहुंच रहे हैं, ये परीक्षार्थी जब वहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर चेकिंग की जाती है। तकनीकी उपकरणों को वहां पर अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है, जिसमें मोबाइल फोन हो या हेडफोन हो या इस तरह की तमाम चीजें जो टेक्निकल उपकरण हम अपने जेब में लेकर घूमते हैं वो वहां पर ले जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा जो भी रिंग हो या कानों की बालियां हो वो भी कहीं ना कहीं वहां पर अंदर नहीं ले जा सकते हैं। मात्र एक पेन और पेपर लेके ही जाने की अनुमति है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं धांधलियां इन तमाम एग्जाम्स में होती नजर आ रही थी, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र इस बार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और पुलिस भर्ती परीक्षा 5 दिनों में 10 शिफ्ट में ये परीक्षा करवाई जाएगी। और अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो 11 केंद्रों पर आयोजित ये परीक्षा जो है वो देखने को मिली और 2 पालियों में लगभग 8,488 जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होने वाले हैं। और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का चौथा दिन यहाँ पर शुक्रवार को देखने को मिला, यानी कि आज के दिन 2 पालियों में परीक्षा होने वाली है, एक सुबह की शिफ्ट और एक शाम की शिफ्ट। पहली शिफ्ट जो है वो शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से शीतल ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तमाम तरीके की धांधलियां उत्तर प्रदेश में इन भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिली। जिस तरीके से ये परीक्षाएं पहले भी हुई, फिर रद्द की गई, फिर ये एग्जाम अब फिर से करवाए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और तमाम चीज़ों को लेकर जो है अभ्यर्थियों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि कौन सी चीज़ें एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ की गई हैं। वहीं पर परीक्षा के दौरान नकल को रोकने के लिए और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जिले के पुलिस लाइन में एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां पर कि तमाम जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वहां पर एक जो है वो सीसीटीवी की निगरानी के साथ तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। और पुलिस लाइन में सीसीटीवी कंट्रोल रूम रखा गया है जहां से कि सभी चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी, सभी चीज़ें मैनेज की जाएंगी कि कोई भी धांधली या फिर नकल की जो प्रक्रिया है, जो नकल की जाती है वो यहाँ पर ना हो। 3 चरणों में अभ्यर्थियों की जांच की जा रही है। प्रथम पाली की परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद 3 टायर जो सिस्टम है, जो 3 टायर सिस्टम की हम बात करते हैं, चेकिंग भी इस 3 टायर सिस्टम के मद्देनजर ही किया जा रहा है। KYC और बायोमेट्रिक की जांच के बाद उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। वहीं पर परीक्षा से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो पहले से ही यूपी पुलिस द्वारा यहाँ पर जो पुलिस बोर्ड है उसके द्वारा साझा की गई थी। और अभी की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी भी परीक्षाएं जो है वो जारी है।
तो जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर लगातार यूपी में परीक्षाएं हो रही हैं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सरगर्मियां तेज हैं, हरियाणा में भी बीजेपी की पहले दिन लिस्ट जारी हो सकती है। वहीं पर झारखंड की जिस तरीके से हमने बात की कि जो चंपई सोरेन है वो बीजेपी में आज शामिल होंगे। तमाम राजनीतिक गलियारों में जो सियासी चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी तेज़ नज़र आ रही हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा के साथ साथ झारखंड, पूरे भारतवर्ष का हमने आपको ब्यौरा दिया। इसी तरीके की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।